जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस के टॉपिक को मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे जी कि आज हम लोग इस एनालिसिस को यूज़ करके किस तरीके से फ़िक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के पोर्शंस को अलग-अलग करते हैं अपनी मिक्स्ड कॉस्ट में से। और हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर जो है वो डिस्कशंस की थी। उसमें हम ये देखेंगे कि फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और हम लोग जो मिक्स कॉस्ट होती है उसको हम लोग किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, और उनमें से फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन को हम लोग किस तरीके से अलग कर सकते हैं। लेट मी शेयर विद यू द स्लाइड्स। ओके जी, सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखने की कोशिश की कि एक्टिविटी बेस्ड और कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है। तो एक्टिविटी बेस्ड और कॉस्ट ड्राइवर इज़ अ बेसिकली मेजर ऑफ एक्टिविटी और अ मेजर विच कॉजेज द इंक्रेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वो फैक्टर जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है उसको हम लोग कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। और कॉस्ट ड्राइवर की जो डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं वो डायरेक्ट लेबर आवर्स हो सकती है, यूनिट प्रोड्यूस हो सकते हैं, माइल्स ड्रिवन हो सकते हैं, मशीन आवर्स हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी जो ड्राइवर्स हो सकते हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट के लिए, उनको हम लोग जो है वो इस तरीके से एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। इसको इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने पिछली क्लास में करने की कोशिश की थी। आप के साथ जो है वो ऑलरेडी वो वीडियो जो है वो शेयर्ड है, आप उनको जो है वो देख सकते हैं और उनको जो है वो रिफ्रेश कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट विच चेंजेस और वेरीज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। जो हमने कॉस्ट ड्राइवर सीखा, कॉस्ट ड्राइवर के साथ जो कॉस्ट चेंज होती है उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ चेंज होती है। तो अगर ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज हो रही होती है तो उसको हम लोग प्योर वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से स्लोपिंग अपवर्ड होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। और चूँकि इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जैसे प्रोडक्शन के साथ मटेरियल जो है वो बढ़ता है और प्रोडक्शन कम होने से मटेरियल कम हो जाता है। इसी तरीके से हमारे अगर टेलीफोन बिल की एग्जांपल है तो हम लोग उसमें ये कह सकते हैं कि जितने हम मिनट्स ज़्यादा कॉल करेंगे हमारा बिल ज़्यादा आएगा, जितने मिनट्स कॉल कम करेंगे इतना बिल कम आएगा। इसके अलावा बिजली की एग्जांपल हो सकती है कि हम लोग अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा यूनिट्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बिल आएगा, और अगर जितने कम यूज़ करेंगे तो उसका बिल भी कम आएगा। जो एग्जांपल्स हो सकती हैं वेरिएबल कॉस्ट की, वो जो हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि मर्चेंडाइजिंग कंपनी में वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग और मर्चेंडाइजिंग जो दोनों तरह की कंपनीज में जो वेरिएबल कॉस्ट हमें मिलती हैं वो कमीशन है, शिपिंग कॉस्ट है, क्लरिकल कॉस्ट है, या फिर इनवाइसिंग कॉस्ट हो सकती है। फिर सर्विसेज कंपनीज के अंदर सप्लाईज की कॉस्ट हो सकती हैं, ट्रैवल और क्लरिकल की कॉस्ट हो सकती हैं। तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट की होती हैं। जब हम लोगों ने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को देखने की कोशिश की थी तो हमने ये कहा था कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स सेम। मीन आपका जो पर यूनिट, पर मिनट, पर टेक्स्ट मैसेज, पर एमबी जो आपका डाटा पैकेज होता है वो आपका सेम रहता है। इसी तरीके से मटेरियल की भी कॉस्ट होती है वो पर यूनिट जो है वो सेम रहती है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन की थी अपने पिछले लेक्चर के अंदर। उसकी जो है वीडियो जो है वो आपके पास मौजूद है, आप लोग उसको जो है वो कंसल्ट करके इसको देख सकते हैं। आप उनको जो है वो आप जो है वो व्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते थे फिक्स कॉस्ट की। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट विच डजंट चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। जब भी एक्टिविटी लेवल चेंज होता है उसके साथ जो कॉस्ट चेंज नहीं होती है उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है जैसे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ होता है। तो जो अब हम किसी भी लेवल के ऊपर भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, वो एक ही लाइन में जो है वो आएगी। तो इसलिए हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस इसका एक ग्राफ जो बनता है। और इसकी एग्जांपल जो हो सकती है जैसे फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, या आपके बिजली के बिल में लाइन रेंट होता है, या आपके जो फिक्स्ड डाटा पैकेजेस होते हैं, जैसे आप लोगों ने 1000 रुपये का पैकेज लिया हुआ है जिसके अंदर आप लोगों ने 1000 MBs आपको जो है वो मिल जाते होते हैं। तो अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर आपको बिल ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें आएंगे चाहे आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें तभी भी 1000 रुपया बिल होगा। तो इस तरीके से ये इस तरह की कॉस्ट होती है, उनको हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और फिक्स कॉस्ट की जो पर यूनिट जो
आप समझ लें कि ग्राफ होता है वो इस तरीके से आता है कि जिसमें हम लोग स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है और उसमें थोड़ा सा कर्व होता है। कर्व इसलिए आता है जी क्योंकि इसका रेट चेंज हो जाता है, ये एक प्रोपोर्शन के साथ चेंज नहीं होता है। अगर वो सेम रेट के साथ डिक्रीज कर रहा हो तो फिर सीधी लाइन में ग्राफ आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की थी और एग्जाम्पल के ज़रिए से आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि जो कॉस्ट होती है, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो किस तरह से होती है। और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है ऑफ कोर्स जब जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगी या जब भी आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है, और एक लेवल पे पहुंच के फिर दोबारा से जब एक नए रेंज में हम जाते हैं तो फिर कॉस्ट जो है वो फिर चेंज हो जाती है। फिक्स कॉस्ट के हमने दो एग्जांपल्स जो है वो समझने की कोशिश की थी, एक कमिटेड कॉस्ट होती है और एक डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होती है। कमिटेड कॉस्ट लॉन्ग टर्म में होती है और इनको हम लोग शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है वो कमिटेड कॉस्ट की एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो कमिटेड कॉस्ट की एग्जांपल हो सकती है। और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट वो होती हैं जो कि डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजर्स पे होती हैं, जो मैनेजर जो है वो अपने डिसीजन के साथ इसको चेंज कर सकता है, और ये शॉर्ट टर्म में चेंज हो सकती हैं। ये शॉर्ट टर्म फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये हमेशा चेंज होती हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग और रिसर्च है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है जो कि सैलरीज वगैरह होती हैं, उनमें से हम लोग अगर एम्प्लॉयज़ कम या ज़्यादा कर देंगे तो सैलरीज कॉस्ट कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो इस कॉस्ट को जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, कमिटेड कॉस्ट को। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होती हैं उनको हम लोग एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो चेंज कर सकते होते हैं। और ये जो है वो नॉर्मली इनकी एग्जांपल एडवर्टाइजिंग है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होती है। लेकिन जो कमिटेड कॉस्ट होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चेंज नहीं हो सकती हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हर कॉस्ट चेंज होती है। ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इन द लॉन्ग रन कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है, कॉस्ट हमेशा चेंज हो जाती होती है। फिर उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि हमारे पास रेलेवेंट रेंज क्या होता है। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं जी कि कॉस्ट जो है वो हमेशा कर्वी लीनियर होगी, कॉस्ट कभी भी लीनियर नहीं हो सकती है। लेकिन हम ये कहते हैं जी कि अकाउंटेंट ये कहते हैं जी कॉस्ट जो है वो लीनियर होगी, क्योंकि हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को कंसीडर कर रहे होते हैं और इकोनॉमिस्ट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को कंसीडर कर रहे होते हैं। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कॉस्ट जो है वो लीनियर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कॉस्ट कभी भी लीनियर नहीं हो सकती है। तो हम लोग फिर उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज रेलेवेंट रेंज। रेलेवेंट रेंज का मतलब ये होता है जी कि कॉस्ट रेलेवेंट रेंज के अंदर लीनियर होगी। और जो हम लोगों ने अभी कॉस्ट को समझने की कोशिश की थी कि जैसे हमने ये कहा कि ये हमारा एक कॉस्ट का ग्राफ है कि जिसमें हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल सीधी लाइन में ऊपर जाएगी, फिक्स कॉस्ट है वो बिल्कुल सीधी लाइन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, या कोई भी कॉस्ट होगी वो सीधी लाइन में होगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकती, शॉर्ट रन में हो सकती है। तो हम ये कहते हैं जी अच्छा फिर लॉन्ग रन में जो है कॉस्ट वो फिर कैसे हम इसको लीनियर कर सकते हैं। तो हम उसकी फिर छोटे छोटे से पीसीज बना लेते हैं। वो छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं उसके, जो वो छोटी छोटी सी रेंजेस होती हैं उसकी, उसको हम लोग रेलेवेंट रेंज कहते हैं। और हम ये कहते हैं जी रेलेवेंट रेंज में कॉस्ट जो है वो हमेशा लीनियर होगी। नंबर वन, दो कंडीशन होती हैं रेलेवेंट रेंज के अंदर। नंबर वन, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल रेट ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या होगा, विल बी सेम। वेरिएबल रेट जो होगा कॉस्ट का वो सेम होगा। और नंबर टू, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल जो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी सेम। ये रेलेवेंट रेंज की जो है वो कंडीशंस होती हैं कि ये दो चीज़ें जो हैं वो रेलेवेंट रेंज में ये दोनों होंगी, और चूंकि तभी ये वाली स्ट्रेट लाइन होती है। सो रेलेवेंट रेंज का हमने कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में भी समझने की कोशिश की थी। आपको मज़ीद समझना है तो आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं और उनके साथ जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते थे मिक्स्ड कॉस्ट की। तो मिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कंटेन्स फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल पोर्शंस। फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन जब दोनों होते हैं तो हम लोग जो है उसको मिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और मिक्स्ड कॉस्ट की जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होते हैं, जिसमें y को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, a को हम फिक्स्ड को पोर्शन ऑफ कॉस्ट कहते हैं, b जो है वो वेरिएबल रेट पर यूनिट होता है, और x इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है जिसको हम लोग एक्टिविटी
जो है वो, जैसे एक्टिविटी आवर्स भी हो सकती है, मशीन आवर्स भी हो सकती है, एक्टिविटी जो आपकी जो है वो लेबर आवर्स भी हो सकती है, एक्टिविटी आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकती है, एक्टिविटी आपकी मशीन आवर्स भी हो सकती है, तो एनीथिंग कैन बी। और उसमें से जब उसका ग्राफ होता है तो ये हमारा ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को काटती हुई एक स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड होती है। जहां पे वो वाई एक्सिस को काटती है इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। और उसके लिए, और इसी को ही हम ए के बराबर रखते हैं। ए इज बेसिकली वाई इंटरसेप्ट एंड इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, देन जहां पे ये वाली कॉस्ट काटेगी इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहेंगे और यही हमारा ए होता है और इसी को ही हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और जो यहां तक जो कॉस्ट होती है, मीन ये जो आपकी कॉस्ट की लाइन है जो यहां से लेके यहां तक है, ये आपका फिक्स्ड पोर्शन है जिसको आप लोग मंथली यूटिलिटी चार्जेस की अगर हमारी एग्जांपल है तो उसके मुताबिक है। और अगर मेरा पॉइंट यहां पे है, इस लाइन के ऊपर यहां पे है, तो मैं ये कहता हूं कि यहां से लेके यहां तक जो है ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये वाली यहां से लेके यहां तक जो ये वाला पोर्शन है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके, अब आप इन दोनों को देखेंगे तो ये टोटल कॉस्ट है। तो इसको भी हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर जो है वो डिटेल में समझने की कोशिश की थी कि मिक्स्ड कॉस्ट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और मिक्स्ड कॉस्ट में से वेरिएबल पोर्शन को कैसे शो करते हैं और फिक्स पोर्शन को कैसे शो कर देते होते हैं। मजीद आपके साथ जो है वो वीडियोस शेयर्ड हुई हैं, वो आप उनके साथ जो है वो देख सकते हैं। फिर हमने मिक्स्ड कॉस्ट को एनालाइज करने की कोशिश की थी और हमने ये कहा था कि हमारे पास दो मेथड्स यूज होते हैं जो हम यूज करके फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उनमें से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट अलग-अलग जो है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन जो है वो शेयर करने जा रहा हूं जो कि हम लोग जो है वो आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। कि आपके सामने जो है वो मैंने एक स्क्रीन शेयर कर दी है जिसमें आप को क्वेश्चन जो है वो नज़र आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने, हमारे पास ये एक डाटा है जिसको हमने ये लिया कि नंबर ऑफ डेज हैं यहाँ पे और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। Here are the number of days and this is direct labor cost। हम लोग इसको लेके क्या करेंगे कि अपने हाई लो मेथड को लेके समझने की कोशिश करेंगे कि हम हाई लो मेथड को यूज करके किस तरीके से अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरा गौर करें यहाँ पे कि हमारे पास ये एक एक्टिविटी लेवल है। ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफरेंट मंथ्स की, हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं जो हमने डिफरेंट मंथ्स में काम किया है और ये उसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अब अगर हम इन दोनों एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो हमें ये देखना है जी सबसे कम एक्टिविटी किस दिन हुई है या किस महीने में हुई है। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन यहाँ पे 18 है, 21, 23, 22, 21, 19, 21, 22, 22, 21, 20, 20, तो सबसे कम जो 18 है। तो दिस इज बेसिकली आर लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। हम लोग इसको जो है वो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारे पास लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट जो है वो ये हमारे सामने दी हुई है, दैट इज 12,972। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी कौन सी है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी में हमने ये देखा कि 23 इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप जरा गौर करें कि ये 23 है और ये इसके सामने उसकी हाईएस्ट लेवल दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको हाईएस्ट लेवल को भी हाईलाइट कर लिया। तो ये दो मेरे पास हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल आ गए, ये मैंने अपने डाटा में से देख लिया और इसको मैं यूज करके क्या करूंगा, अपनी एक कॉस्ट इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर ये 23 दो जगह पे होता
तो फिर मैं क्या करता, 23 दो जगह पे लेता, जैसे ये 22 है दो जगह के ऊपर। और आप जरा गौर करें कि ये 22, ये भी 22, ये भी 22 है, ये भी 22 है, और इसके बाद जो है वो और ये भी 22, ये दो 22 ये हैं और ये भी 22 है। तो फिर अगर ये तीन इस तरह की सिचुएशन है तो फिर मैं ये देखता कि इन तीनों में से हाईएस्ट कॉस्ट किस जगह पे है। तो फिर ये 22 जो है वो 15,768 की हाईएस्ट कॉस्ट है। तो उस सूरत में फिर मेरा एक्टिविटी लेवल ये होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे 23 और 18 सिर्फ एक एक दफ़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी इसको एक ही दफ़ा से ही कंसीडर करूँगा। नाउ लेट मी शेयर विद यू माय वाइट बोर्ड, ताकि मैं आप लोगों को ये वाली कैलकुलेशन जो है वो करना सिखा सकूं। ओके, सबसे पहले आप जरा गौर करें कि ये हमारे पास डेटा है जिसको हम लोग यूज करके क्या करेंगे कि अपनी कैलकुलेशन करेंगे। कि सबसे पहले आप देखें जी कि आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी कौन सी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं जी हाईएस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूं एक्टिविटी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लोएस्ट, और यहाँ पे इसी तरह से एक्टिविटी। हाईएस्ट एक्टिविटी है मेरे पास जी 23 डेज, और उसकी कॉस्ट है जी मेरे पास 15,476। ओके, फिर उसके बाद लोएस्ट एक्टिविटी है मेरे पास जी 18, और उसकी कॉस्ट है जी 12,972 की। इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया तो ये आ जाएगी चेंज इन एक्टिविटी आ गया 23 माइनस 18 दैट इज 5। और जब इसकी कॉस्ट की मैंने की बात तो 6 में से 2 4, 7 में से 7 0, और 14 में से 9 5, और फिर 4 में से 2 करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 2। इस तरीके से हमारे पास 2504 की चेंज इन कॉस्ट आ गई, और चेंज इन एक्टिविटी जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 5 हैं। यहां पे अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वेरिएबल रेट विच इज इक्वल टू इन माय इक्वेशन बी, और ये किसके बराबर आएगा, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी। अब चेंज इन कॉस्ट है 2504, एंड चेंज इन एक्टिविटी है दैट इज 5, दैट इज इक्वल टू बी। अब मैं इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आप जरा देखें जी, 5 5s are 25, और 0 और 5 zeros are 0, एंड 500 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 0.9, 5 9s are 45 या 5 8s are 40। ओके, दिस इज माय पर डे कॉस्ट आ गई 500.8। दिस इज वेरिएबल रेट। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं जी कि इसको मैं फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा। आई विल टेक एनी एक्टिविटी फ्रॉम बोथ ऑफ इट, ये वाली लेवल या ये लेवल में से कोई एक सिलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं जी मैं ये कम वाली सिलेक्ट कर लेता हूं, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये मैं करता हूं। अब y इज टोटल कॉस्ट, तो मैं कहता हूं जी इस लेवल के ऊपर टोटल कॉस्ट है 12,972 इज इक्वल टू, अभी मैंने a निकालना है क्योंकि b मेरे पास आ गया है, a इज प्लस b मेरे पास आ गया जी 500.8 इंटू x जो है वो मैंने लिया जी यहां पे मैंने 18, जो मुझे लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी है। ये मैंने कॉस्ट भी लोएस्ट लेवल वाली ली और एक्टिविटी भी लोएस्ट लेवल वाली ली। इन दोनों को मैंने जब सॉल्व किया तो ये मेरे पास बनेगा 12,972 प्लस a प्लस, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मैं कैलकुलेटर खोल के इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ये है जी 500.8 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू, ये 9,000
9014.4 ये आ गया मेरे पास जो है वो ओके। अब मैं क्या करता हूं 12972 इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। -9014.4 इज इक्वल टू ए। अब मेरे पास जी अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं -12,972 ये मैंने माइनस किया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3,957.6 इज इक्वल टू ए। दिस इज माई फिक्स कॉस्ट। अब मैंने ये क्या कर लिया कि ये अब मेरे पास इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 3,957.6 प्लस 500.8x। अब ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला जो है वो मुझे एस्टिमेशन में मदद दे देगा कि मैंने अगर किसी भी लेवल के ऊपर अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करके क्या कर सकता हूं, ये एस्टिमेट कर सकता हूं। और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, ये मेरे उन दो एक्टिविटी और उसकी कॉस्ट के रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी कि भाई अगर हम लोगों ने इफ नंबर ऑफ डेज आर इज इक्वल टू, मैं सपोज कहता हूं जी मेरे पास 30 डेज हैं, तो अगर मैंने 30 डेज एक महीने में काम किया है तो मुझे उस पर कॉस्ट निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये मेरी जो जर्नल फॉर्मूला था। तो यहां पे y इज इक्वल टू जो मैंने अपनी यहां पे कॉस्ट ली हुई है दैट इज 3957.6 3957.6 प्लस 500.8 इंटू एक्स है। तो x जो है वो मेरे पास 30 डेज हमें गिवन है क्वेश्चन में। सपोज y फिर मेरा निकल आएगा 3957.6 प्लस, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा जी 500.8 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 15,024। तो मैंने इसको यहां पे लिख लिया 15024। ओके, अब मेरे पास y जो है वो आ जाएगा, इन दोनों को मैंने जब प्लस किया, प्लस करूंगा इसमें 3957.6 3957.6 ये मेरे पास आ जाएगा 18,981.6 इज इक्वल टू 18,986.6 86 है या क्या है? 81 है। ओके जी, $81.6। So this is my total cost at the level of 30 days. In this way I can solve my problem कि मेरे पास जो एक इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकता हूं। Now the second method, now we will move forward to the next method. Next method is scatter graph method. Let me share with you the data. यहां पे हम लोगों ने ये कहा जी कि ये एक हमारे पास उसी क्वेश्चन के डाटा को हम ले लेते हैं। यहां पे हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के डाटा को लिया और हम अब इसको सॉल्व करेंगे एज अ स्कैटर ग्राफ मेथड के जरिए से। तो स्कैटर ग्राफ मेथड क्या होता है कि दिस इज यूज फॉर ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में हम लोग इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हम मैनुअल काम कर रहे हैं तो मैनुअली हम लोग जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो एक्टिविटी को डालते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हम कॉस्ट को लिखते हैं, और इस तरीके से हम लोग उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके डिफरेंट पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं उस ग्राफ के ऊपर। लेट मी शेयर यू द पिक्चर ऑफ दैट ग्राफ, कि वो ग्राफ की पिक्चर
पिक्चर किस तरीके से हो सकती है, ये मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। आप ज़रा गौर करें कि हमने अगर इसके ग्राफिकल मेथड में अगर हम इसकी ये देखें, अगर आपके पास ये एक ग्राफ है तो इस ग्राफ को लेके आप इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर आप एक्टिविटी डालेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर आप इसका जो है वो कॉस्ट को लिखेंगे और उसका जो डिफरेंट मैनुअल ग्राफ बना सकते हैं। बट हेयर वी विल यूज सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ। हम ग्राफ बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर पैकेज एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। हेयर वी हैव द होल डेटा और हम लोग इसको यूज करके एक्सेल में ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। आप क्या करें, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में आप ग्राफ को सिलेक्ट करें, ग्राफ में से आप ये वाला स्कैटर ग्राफ का ले लें। स्कैटर ग्राफ के बाद आप जब एंटर कर देंगे स्कैटर ग्राफ को तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसके डिज़ाइन में जाके आप उसकी सिलेक्ट डाटा करेंगे और डाटा में आप लोग जो है वो ये वाले दोनों कॉलम्स को नंबर ऑफ डेज के और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाले जैसे मैंने लिए हैं इनको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपके पास ये एक ग्राफ बन जाएगा। अब आपने इस ग्राफ के अंदर एक मैनुअल लाइन ड्रॉ करनी है, मैनुअल लाइन ऐड करनी है कि ये आपकी एक ही डायरेक्शन पॉइंट्स की नज़र आ रही है तो इन डायरेक्शन के अंदर आपने एक लाइन को ऐड करना है। लाइन को ऐड करने के लिए आप फिर इंसर्ट पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको एक शेप्स का क्या आएगा, शेप्स का आपके पास जो है वो ये एक मेन्यू है। आप इसमें से ये एक लाइन को आप रिसेंटली यूज में भी है, ये लाइंस में से आप पहले लाइन को सिलेक्ट कर लें और आप ज़रा यहाँ से क्या करते हैं कि एक इस एक्स वाई एक्सिस के पहले से एक लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं और इसको एंड तक ले जाते हैं और फिर आपने इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि आपके पास जो इसके ऊपर और नीचे पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे फासले पे नज़र आएं। जैसे मैंने ये कहा कि ये एक पॉइंट है और ये चूंकि ज़्यादा फासला है और इनका फासला इन दोनों का अगर मैं बराबर करूं तो ये हो सकता है कि इन सारे पॉइंट्स के फासले के बराबर आ जाएगा। तो इस लिहाज से अगर इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर दूं तो इस तरीके से मैं ये कहता हूं जी कि ये वाला पॉइंट जो है वो इस लिहाज से यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। अब ये वाला जो मेरे पास लाइन जो है ये मैंने हैंड रिटन लगाई है। अब ये इसको ऊपर नीचे मैं जब करूंगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, इसीलिए हम इस मेथड को रफ एंड डर्टी मेथड भी कहते हैं फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट फंक्शन और कॉस्ट यू मस्ट से फॉर्मूला। तो अब आपके पास ये एक मैंने अंदाजे से एक दरमियान में से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन के साथ मैं ये देखूंगा कि ये वाई एक्सिस को ये लाइन कहां पे काट रही है, तो वो वाला हमारा क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। वो वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमारी जो है वो ए की वैल्यू कहलाएगी। तो वो ए की वैल्यू हम नोट कर लेंगे। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो ए की वैल्यू है दैट इज 4000, अप्रोक्सीमेटली 4000। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस पूरी लाइन के ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज मैं ये कहता हूं कि ये वाला एक पॉइंट है, पॉइंट सीरीज, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं और इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा कि यूज करके अपनी ए और बी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करूंगा। तो मैं यहां पे ये वाले चार्ट को अगर मैं कोई सा भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट ले लेता हूं और सपोज मैं ये कहता हूं कि ये 10 वाला पॉइंट ले लेता हूं या 15 वाला या फिर ये वाला पॉइंट ले लेता हूं जिसके ऊपर मैं कर्सर लेके गया हूं, तो आप ज़रा गौर करें कि इसके ऊपर उसने इंग्रेडिएंट जो ग्रेड उसकी जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो दे दी हुई हैं कि सीरीज पॉइंट 1 के ऊपर जो 18 है उसके ऊपर एक्स की वैल्यू 18 है और वाई की वैल्यू 12,972 है, ये हमें नज़र आ रही है। जब मैं कर्सर इस पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मुझे वो वाला पॉइंट जो है वो उसके जो है वो बता देगा उसकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि इस लाइन के ऊपर आपने कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, चाहे इन्हीं पॉइंट में से हो चाहे कोई और पॉइंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैं आपको वहाँ पे ड्रॉ करके समझाना
समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है ये आपने नोट कर लेनी है, और फिर उन्हीं को यूज करके हम लोगों ने यहां पे इनकी कैलकुलेशन को लेके चलना है। अब मैं आपके साथ बोर्ड के ऊपर जो है वो कैलकुलेशन को शेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये हमारे पास ऐसे एक ग्राफ बन गया, और उस ग्राफ में से हम लोगों ने ये वाली एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, ए। और ए इस केस में हमारे पास आ रहा है, जो हमने ये देखा, ये दैट इज 4000। और हमने यहां पे एक पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किया, उस पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू है वो 18 आ रही है, और जो y की वैल्यू है 12972 की ये वाली वैल्यू आ रही है। ओके, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y इस पॉइंट के। तो इसमें x ये है और y ये है। अब मैं अपनी इक्वेशन लिखता हूं, y इज इक्वल टू a प्लस bx। अब y हमारे पास दिया हुआ है 12972, और a हमारे पास यहां पे हमने जो एस्टिमेट किया है, जहां पे y एक्सिस को काटा है उस लाइन ने, वो है जी 4000, और b हमने मालूम करना है। पहले केस में b पहले आ गया था, a मालूम किया था। यहां पे हमारे पास a पहले से मालूम हो जाएगा, और b हम उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और x की वैल्यू यहां पे हमें दी हुई है 18। अब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 12972 माइनस 4000 इज इक्वल टू 18b, और इन दोनों को करेंगे तो 8972 इज इक्वल टू 18b, एंड b इज इक्वल टू 8972 डिवाइडेड बाय 18। अब आप इसको 8972 को आप डिवाइड करेंगे, 8972 को आप डिवाइड कर दें 18 के ऊपर, तो आपके पास आपकी जो है वो 498.444 ये आ जाएगा, 498.44। ये आपके पास जो है वो b की वैल्यू आ गई। इन दिस वे यू कैन ड्राइव योर इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू 4000 प्लस 498.44 x। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन और कॉस्ट, जो कि आप लोगों ने स्कैटर ग्राफ मेथड के जरिए से समझने की कोशिश की। अब हम इसी इक्वेशन को यूज करके अगर हम ये कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 30 days, देन व्हाट विल बी y फिर क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 4000 प्लस 498.44x, ये आपकी इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 4000 प्लस 498.44 इंटू 30, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4000 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 14953। 14953 की आपके पास वैल्यू आ गई, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो 18953 आपके पास कॉस्ट हो जाएगी। इफ़ योर वर्किंग और एक्टिविटी इज़ 30 days, देन योर कॉस्ट विल बी 18953। इन दिस वे आप जो है वो इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। The third method of estimating the cost or analyzing the mixed cost is least square method. Least square regression method basically is a method which is used to analyze mixed cost. यहाँ पे
हम ये कहते हैं जी, a method which analyzes mixed cost, जब स्कैटर ग्राफ हमें अप्रोक्सीमेटली क्या देता है, एक लीनियर रिलेशनशिप बयान कर रहा हो एक्स और वाई का, जिसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमेशा कॉस्ट होती है, एक्स हमेशा एक्टिविटी होती है। तो इन चीज़ों को हम लोग जो है वो फिर एक स्कैटर ग्राफ को यूज़ करके हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड को इस्तेमाल करके भी इक्वेशन बना सकते हैं। ये मेथड जो है वो दोनों पिछले वाले जो मेथड्स हैं, हाई लो मेथड भी और जो स्कैटर ग्राफ मेथड है, इन दोनों के जो लिमिटेशंस हैं, इन दोनों को क्या करता है ये वाला मेथड कवर करता है। मीन इसके दोनों दो पॉइंट लेते हैं तो ये सारे पॉइंट, लेकिन ये अंदाजा है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को भी लेता है और फिर उसके बाद जो है वो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट अलग-अलग करता है और एक्यूरेसी भी इसमें ज़्यादा होती है। और ये जो बेसिकली इसके अंदर एक वैल्यू हम आर स्क्वायर की भी कैलकुलेट करते हैं और आर स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली हमें बताती है कि हमारा जो सम ऑफ जो है वो एरर्स होते हैं, स्क्वेयर्ड एरर्स, उसको हम मिनिमाइज कर देता है ये वाला मेथड जो रिग्रेशन मेथड होता है। तो हम लोग यहाँ पे आर स्क्वेयर को भी समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज आर स्क्वेयर, और उसके मुताबिक जो है वो हम लोग इस रिग्रेशन मेथड को यूज करके हम किस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं ये भी हम देखेंगे। आपकी बुक के अंदर जो है वो मैनुअल इक्वेशंस जो फार्मूलाज हैं, स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज, उसको यूज करके भी जो है वो आप काम कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक फार्मूला को भी। और हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग और फॉर्मुलेटिंग आर इक्वेशन एज पर रिग्रेशन मेथड। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सेल, और एक्सेल को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं जो कि इस सूरत में बनेगी y इज इक्वल टू a प्लस bx में। तो वो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं हम लोग इस इक्वेशन के अंदर, और कैसे हम लोग उसकी सारी की सारी, बेसिकली हमने तीन चीजें निकालनी है। दैट इज नंबर वन इज a is y intercept which is called fixed cost in our case. Then we have to b is basically slope which is called variable rate, और third one we calculate r square जो sum of errors होता है, उसको हम लोग आर स्क्वेयर बोलते हैं, सम ऑफ एरर्स और सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन वैल्यूज। तो उसको हम लोग, ये तीन वैल्यूज जो है वो हम रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर निकालते हैं, और तीनों वैल्यूज के लिए हम स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज भी यूज कर सकते हैं, फार्मूलाज भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग MS एक्सेल भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बड़े सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे MS एक्सेल को यूज करके किस तरीके से करेंगे ये हम सीखने की या समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास वही वाली जो हमने पहले एग्जाम्पल की है उसी के ही डाटा को ले लेते हैं, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और इस ग्राफ को मैं आपके सामने से अभी डिलीट कर देता हूं क्योंकि मुझे दोबारा से ग्राफ ऐड करना है। मैं आपको दोबारा से भी समझा देता हूं कि ग्राफ कैसे ऐड करते हैं। आप यहां पे सबसे पहले एक स्कैटर ग्राफ ऐड करेंगे। आप इंसर्ट पे चले जाएं और वहां पे ग्राफ्स में चले जाएं, और ग्राफ्स के अंदर आप स्कैटर ग्राफ को सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद हमने, चूंकि ये अब देखें ग्राफ ब्लैंक नजर आ रहा है, इसके लिए हमें फिर डाटा को सिलेक्ट करना है कि ये जो ग्राफ बना रहे हैं उसके लिए डाटा कौन सा है। तो मैंने ये डाटा के टैब पे चला गया और मैंने यहाँ पे डाटा की सिलेक्शन कर ली। तो मैंने कहा जी ये मेरा डाटा है, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो मैं ओके कर दूंगा और ये मेरे पास एक जो है वो ग्राफ बन गया है। अब आप जरा गौर करें कि ग्राफ के ऊपर टाइटल जो है वो क्या है, खाली है। तो मैं इसको अपना टाइटल दे सकता हूं। तो मैं ये कहता हूं जी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का जो है ये एक ग्राफ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इसके अंदर मैं ये कहता हूं कि इसके एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है, ये मुझे मेंशन नहीं हुआ।
एक्सिस लेबल देने के लिए मैं चला जाता हूं ऐड चार्ट एलिमेंट के ऊपर। उसमें आप देखें जरा, यहां पे एक्सिस टाइटल्स आपको नजर आ रहे हैं। एक्सिस टाइटल में आप प्राइमरी हॉरिजेंटल और फिर उसके बाद आप प्राइमरी जो है वो वर्टिकल टाइटल्स ऐड कर देते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने यहां पे लिया हुआ है, सारों को सिलेक्ट कर लेता हूं, मैंने यहां पे लिया हुआ है नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज है। और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने इसको लिया हुआ है लेबर कॉस्ट इन डॉलर्स, ये वाली मैंने इसको जो है वो दे दिया। मैंने चार्ट का लेबल भी दे दिया और ये वाला भी दे दिया, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, डिफरेंट उसका फॉन्ट भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या कर, पहले हम जो स्कैटर ग्राफ मेथड था उसमें हम लाइन खुद से एक ड्रॉ करते थे हाथ के साथ रूलर रख के, या फिर मैंने कंप्यूटर में उसकी लाइन जो है वो इस तरीके से लगाई थी। लेकिन यहां पे मैं क्या करूंगा कि लाइन भी कंप्यूटर से कहूंगा कि आप ड्रॉ करो। तो उसके लिए फिर आप यहां पे ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएं, वहां पे आप ट्रेंड लाइन में चले जाएं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर आप इनके डाटा के पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर राइट क्लिक करें और आप क्या करें, ऐड ट्रेंड लाइन, यहां पे आपको नजर आ रहा है, आप ऐड ट्रेंड लाइन कर दें। जब आप ऐड ट्रेंड लाइन करेंगे तो यहां पे आपने लीनियर को सिलेक्ट करना है, आपने कोई भी और लाइन की फॉर्मेट को नहीं लेना है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि इसके ऊपर अगर आपने लाइन को थोड़ा बढ़ा के पीछे की तरफ लेके आना है तो आप क्या कर देते हैं कि इसके अंदर बैकवर्ड 20 की वैल्यू दे देते हैं, तो ये वाई एक्सिस तक आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर आर डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, तो ये चार्ट के ऊपर इक्वेशन भी शो हो जाएगी। फिर डिस्प्ले आर स्क्वायर की वैल्यू भी कर देते हैं, तो ये भी आर स्क्वायर वैल्यू भी उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आप जरा गौर करें कि ये जो चीजें हमने मैन्युअली कैलकुलेट की थी वो सारी की सारी जो हैं वो यहाँ पे एक्सेल ने मुझे कैलकुलेट करके दे दी हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा व्यू बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। तो आप जरा गौर करें कि यहाँ पे मेरे पास y इज इक्वल टू, ये पहले उसने एक्स वाली वैल्यू दे दी है और बाद में दूसरी फिक्स कॉस्ट दे दी है, तो ये मेरे पास ए की वैल्यू है और ये मेरे पास जो है वो आप समझ लें कि एक्स की के साथ बी की वैल्यू रेट है और ये मेरे पास आर स्क्वेयर की वैल्यू है। इस तरीके से मैंने क्या किया है कि ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करा दी हैं बाय यूजिंग माय एक्सेल शीट, और एक्सेल को इस्तेमाल करके मैं ये वाला सारा काम मैंने ऑटोमेटिकली कर लिया है। अब अगर हम लोगों ने एक्सेल का ये वाली एक्सेल से आउटपुट नहीं लेनी, लाइन ड्रॉ नहीं करनी और लाइन की इक्वेशन खुद बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि तीन चीजें मुझे चाहिए, वाई इंटरसेप्ट चाहिए, स्लोप चाहिए और आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब ये तीनों चीजें मालूम करने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पे इनके फार्मूलाज आपको बताने जा रहा हूं कि इनको आप फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी रिग्रेशन इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे ये तीन वैल्यूज चाहिए होती हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आप यहां पे कर्सर किसी भी सेल में लेके जाऊंगा और फंक्शन के बटन, ये फंक्शन का जो है वो आप समझ के आइकन है, इसको क्लिक करूंगा और ये मेरे पास एक विंडो फंक्शंस की आ जाएगी। मैं यहाँ पे जो कैटेगरी है उसके अंदर मैं स्टैटिस्टिकल को यूज करूंगा और नीचे फिर यहाँ पे मैं जो है वो सर्च कर लूंगा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट लिखूंगा, इंटरसेप्ट तो गो पे जाऊंगा तो ये यहां पे उसने इंटरसेप्ट, लाइन सेट, स्लोप, लॉगेस्ट, ये उसने डिफरेंट दे दिए, तो मुझे इंटरसेप्ट यूज करना है, तो मैंने इंटरसेप्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब उसने कहा जी आपका इंटरसेप्ट मैं निकाल के दूंगा, आप मुझे y और x की वैल्यूज दे दें, तो मैंने पहले y की वैल्यू सिलेक्ट की, तो ये मेरे पास y की वैल्यूज हैं जो कॉस्ट है।
फिर उसके बाद मैंने x की वैल्यू सिलेक्ट की, तो मैंने कहा जी ये मेरे पास x की वैल्यूज हैं जो कि नंबर ऑफ डेज हैं। इन दोनों को मैंने किया तो ये उसने क्या कर दिया, फार्मूला का मेरे साथ रिजल्ट भी शेयर कर दिया 2247.30। तो ये मैंने ओके कर दिया। तो इस लिहाज से ये मेरे पास 2247, मैंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब आप जरा गौर करें, इसने भी मुझे यही वाली वैल्यू कैलकुलेट करके दी है जो एक्सेल ने भी, और अगर मैं यहां पे इसको फार्मूला के जरिए से कैलकुलेट करता हूं तो तब भी यही वैल्यू आएगी। फिर अब हम बात कर लेते हैं जी स्लोप क्या होगी, जिसको हम वेरिएबल रेट कह रहे हैं। तो वेरिएबल रेट b है, तो इसके लिए भी आप फंक्शंस पे चले जाएं। फंक्शंस में आपने उसी तरीके से स्टैटिस्टिकल में चले जाना है और यहां पे आप लिखें इसको स्लोप। जब आप स्लोप के लिख के गो करेंगे तो आपके पास स्लोप का फंक्शन आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो यही फिर वो कह रहा है y की वैल्यूज बताओ, तो मैंने इसको y की वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट करके बता दी। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि x की वैल्यूज कौन सी हैं, तो मैंने इसकी x की वैल्यूज भी इसको बता दी। तो ये वाली x की और y की वैल्यूज होगी और उसने मुझे ये रिजल्ट दे दिया कि 589.569 इज द रिजल्ट वैल्यू, ये उसकी स्लोप आ गई। जब मैंने ओके किया तो ये मेरे पास जो है वो आप समझ लें कि उसकी स्लोप आ गई है 589.57। दैट इज द वेरिएबल रेट पर डे वेरिएबल रेट आ गया। फिर उसके बाद क्या है, आर स्क्वेयर की वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालने के लिए फिर मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो मैं यहां पे फिर उसी तरीके से आपको स्टैटिस्टिकल में चला जाऊंगा। यहां पे मैं आर क्यू एस लिखता हूं, तो मैं गो करता हूं तो आप देखें कि उसने यहां पे नहीं, सॉरी, ये मैंने स्टैटिस्टिकल किया, आर क्यू एस मैंने किया, गो, और ये देखिए उसने ये आर एस क्यू का ये उसने फंक्शन दे दिया। ओके किया तो ये मेरे पास उसने फिर पूछा कि y की वैल्यूज क्या हैं, तो मैंने कहा जी ये सारी उसकी y की वैल्यूज हैं। और फिर उसके बाद उसने कहा जी x की वैल्यूज क्या हैं, तो हमने कहा जी ये इसकी x की वैल्यूज हैं। जब मैंने इसको एंटर किया तो ये उसने जो है वो मुझे उसकी आर स्क्वेयर की भी वैल्यू दे दी, इज इक्वल टू दैट इज अ आर स्क्वेयर। अब आप जरा गौर करें कि ये तीन वैल्यूज ही मुझे चाहिए थी। अब ये बेसिकली ये दो वैल्यू चाहिए थी इक्वेशन बनाने के लिए, और ये इक्वेशन जो है वो उसकी बेस्ट फिट कितनी है, मीन एक्यूरेट कितनी है, ये उसकी एक्यूरेसी बता रही है आर स्क्वेयर की वैल्यू। तो ये मैं आपको अभी इंटरप्रेट करता हूं कि इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर मैं कहता हूं जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये मैंने लिखा। अब इसमें y क्या है, y इज इक्वल टू ए क्या है, a मैंने अभी यहां पे मालूम किया है, दैट इज इंटरसेप्ट 2247, प्लस b क्या है 589.57, 589.569, ये और उसके साथ x लिख लिया। और अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे 25 डेज के ऊपर इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो इफ x इज 25 डेज देन y व्हाट विल बी y, तो मैंने इसी फार्मूला को, इन्हीं वैल्यूज को यूज करके क्या किया है, ये वाला फार्मूला बनाया हुआ है। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया जी कि ये a है मल्टीप्लाई बाय 25, ये a है प्लस ये किया, और ये क्या है b है, b मल्टीप्लाई बाय जो है x है, ये x मल्टीप्लाई बाय b, ये b है। तो मैं इसको आपके सामने जो है वो उसी फॉर्मूला के तहत लिखता हूं कि ये मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं जी। पहले सपोज इज इक्वल टू, मैं ये कहता हूं जी कि b, ये है ना जी a, ये a प्लस ये है जी b मल्टीप्लाई बाय ये है जी x। इन तीनों वैल्यूज को मैंने लिया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी एट 25 डेज। जिस तरीके से मैंने मैनुअल कैलकुलेशन की थी, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने क्या कर लिया है, यहां पे कैलकुलेट कर लिया है अपने उसमें एक्सेल के अंदर, और उसकी एक्सेल की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। अब इसी तरीके से मैं तीनों इक्वेशंस की, जैसे हाई लो मेथड के जरिए जो मेरी इक्वेशन बनती थी, या मेरे पास जो रिग्रेशन मेथड के जरिए से इक्वेशन बनती थी, या मेरे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन के स्कैटर ग्राफ के तहत जो इक्वेशन बनती थी, ये तीनों जो है वो मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ। सपोज ये देखें जी, ये मेरे पास आ गई जी हाई लो मेथड के तहत ये आ गई, ये स्कैटर ग्राफ मेथड,
और ये मेरे पास रेग्रेशन मेथड के तहत जो है वो तीनों इक्वेशन बन गई। और अब तीनों इक्वेशन में मैं इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है कि मैं 25 डेज रख के तीनों इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ, वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ये लिया है कंट्रोल सी, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा जी कि ये मेरे पास जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू भी मैं उसी तरीके से कर लूँगा, इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके, जो इसकी जो है वो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड को लेके। तो फर्स्ट मेथड में अगर आप देखें जी कि यहाँ पे हमारे पास ये है जी थर्ड मेथड है, ये थर्ड है, ये मैं फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, और फिर ये सेकंड जो है यहाँ पे मैं सेकंड मेथड लिखता हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट मेथड में मेरे पास ये उसकी ए की वैल्यू आई थी 3958 और सेकंड मेथड में आई थी 4000। इसी तरीके से फर्स्ट मेथड में आई है जी 500.8 बी की वैल्यू और सेकंड मेथड में आई है 498.44 बी की वैल्यू और इसी तरीके से थर्ड की वैल्यू है। और इसमें चूंकि ये वाली वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ रेग्रेशन मेथड में आती है, यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इसी वाली फॉर्मूला को यूज़ करके हर एक की आगे इसकी यहाँ पे y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ। थर्ड मेथड में तो ये y की वैल्यू निकलती है, सेकंड मेथड में हम यहाँ पे देखते हैं क्या निकलती है और थर्ड मेथड में भी क्या निकलती है। यहाँ पे हम लोगों ने ये कहा जी कि ये वाली वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई बाय दिस इज़ 25 और इसी तरीके से इन दोनों को भी मैंने करके किया, तो ये मैंने मल्टीप्लाई बाय 25। तो मैंने सेम फार्मूलाज को यूज़ करके ये देखें जी आपके सामने वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है, टोटल लेबर कॉस्ट, अगर मैं हाई लो मेथड यूज करता हूं तो मेरे पास 25 डेज के ऊपर लेबर कॉस्ट आती है 16,478। अगर मैं रेग्रेशन मेथड यूज करता हूं तो ये आती है 16,461। और अगर मैं थर्ड मेथड यूज करता हूं दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड विच इज रेग्रेशन मेथड, तो आती है 16,987। अब ये जो आर स्क्वेयर की वैल्यू है ये हमें क्या बताती है? आर स्क्वेयर इज बेसिकली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के अंदर जो रिलेशनशिप है वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है और रिलायबल है और डिपेंडेंसी कितनी है वाई की एक्स के ऊपर, ये उसको एक्सप्लेन करता है। ये बेसिकली 0.71 जो है दैट इज 71%। अगर आप इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास जो है वो ये 71.29 जो है ये आ जाएगा। या मैं इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर देता हूं तो ये 71% आ जाएगा। सो इट मीन्स दैट Y, that is the labor cost, is 75% depended on number of days। जो उनके दरमियान रिलेशनशिप है that is 75% described by जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ डेज से है। बाकी जो 29% है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय other factors, that is, या इस तरह से कह लें कि y is basically changing due to x up to 71%। 71% cost of labor cost is depending upon number of days and 29% जो other हैं that is depending upon other factors, that might be something else, that might be rate, that might be something you must say other benefits, other perquisites, other many things can be। so उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बाकी factors जो हैं वो 29% हैं और जो
एक्स और वाई का रिलेशनशिप है विच इज़ प्योरली यू मस्ट से नंबर ऑफ डेज एंड लेबर कॉस्ट, तो वो 75% जो है वो इस रिलेशनशिप को डिफाइन करती है ये आर स्क्वेयर की वैल्यू। जितनी ज़्यादा ये नियर टू 1 होगी उतना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, और जितनी ये नीचे की तरफ होगी मीन लेस परसेंटेज होगी उतनी रिलायबिलिटी कम होगी। हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉस्ट है ये इस फैक्टर के ऊपर कम डिपेंडेंट है, कम डिपेंड कर रही है, इस फैक्टर की वजह से कम इफेक्ट हो रही है अगर ये वाली वैल्यू कम होगी, छोटी होगी, लोअर होगी। और अगर ये वैल्यू नियर टू 1 होगी मीन 100% के करीब होगी तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये मोस्टली ये कॉस्ट जो है वो सिर्फ इसी फैक्टर की बेस के ऊपर जो है वो चेंज हो रही है या इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सो ऑल दिस वाज आर स्क्वेयर वैल्यू। इस तरीके से आप आर स्क्वेयर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आखिर में जो एक चीज़ है कि हम लोग एक कमांड यूज़ करके हम इसकी रिग्रेशन आउटपुट भी ले सकते हैं। रिग्रेशन आउटपुट लेने के लिए आप डाटा के टैब में चले जाते हैं और डाटा के टैब में ये आपको डाटा एनालिसिस यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिनके एक्सेल में डाटा एनालिसिस नज़र नहीं आ रहा होगा उसके लिए ये है कि आप फाइल में जाएं, फाइल में जाके आप ऑप्शंस में चले जाएं और ऑप्शंस के अंदर आप ऐड इन्स में चले जाएं और ऐड इन में आप एक्सेल ऐड इन, मैनेज एक्सेल ऐड इन, एक्सेल ऐड इन में जाके गो करेंगे तो आपको ये वाले ऐड इन्स नजर आएंगे। एनालिसिस टूल पैक VBA, यूरो करेंसी टूल्स, सॉल्वर ऐड इन टूल्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, या आप देखो मैं इसको ख़त्म करके दिखाता हूँ। तो आप देखें जरा पे ये एनालिसिस का टैब ख़त्म हो गया है। मैं अब इसको दोबारा से ऐड करता हूँ तो आप इसको ऑप्शंस में चले जाएं, ऑप्शंस में जाके आप ऐड इन्स में चले जाएं, एक्सेल ऐड इन में जाके गो करें तो ये एनालिसिस टूल पैक आ गया। आप इसको करें और आप ओके कर दें। इससे क्या होगा कि आपका ये एनालिसिस आ जाएगा। आप डाटा एनालिसिस पे चले जाएं और आप यहाँ पे रिग्रेशन को सिलेक्ट कर लें। रिग्रेशन को सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। इसी तरीके से वो ये कहेगा कि y की वैल्यू दो, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो कि मेरी कॉस्ट है ये y की वैल्यू है और ये वाली जो है ये x है, ये मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ डेज x की वैल्यू है। और मैंने उसके लेबल्स ये वो सारी चीज़ें सेट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे रेजिडुअल्स को भी क्लिक कर दूंगा और इस तरीके से मेरे पास आउटपुट रेंज क्या है कि मैं ये कहाँ पे और ये मेरे पास कहाँ पे शो होनी चाहिए। तो मैं इसी शीट पे भी शो कर सकता हूँ, एक नई शीट पे भी शो कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ नई शीट पे आ जाए ये वाली वैल्यूज़, तो मैं ओके करूँगा तो ये एक नई शीट मेरे पास जो है वो ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर मेरा ये सारी की सारी रिग्रेशन आउटपुट आ जाएगी। इस रिग्रेशन आउटपुट की हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ये सिग्निफिकेंस क्या होती है, बाकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये जस्ट आपको एक मैंने थोड़ा सा हाउ नो दिया है। अब एडवांस रिसर्च के टॉपिक्स के अंदर, रिसर्च के कोर्सेज के अंदर आप इसकी इंटरप्रिटेशन भी सीखेंगे। मैं जस्ट आपको एक्सेल में रिग्रेशन आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं ये मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है। होप्स हो कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसको जो है वो करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी बुक के क्वेश्चन जो है वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।